हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम पढ़ रहे थे अपना थर्ड चैप्टर जो कि कंप्लीट होने की कगार पे है। लास्ट के हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं एंड हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बस उसके बाद आपका बस इतना ही रह गया एंड उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने अभी जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जिनका हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं वो देखो, हमने पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा। सो अब हमारा अगला क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कल हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पहले मैं आपको पूरा टॉपिक बता देती हूँ, देन हम इसका डिफरेंस स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए क्या है, टेंडेंसी है किसी एटम की कि अगर वो बॉन्डेड स्टेट में है, बॉन्डेड स्टेट में मतलब उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितना खींच सकता है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका HF बॉन्ड है, ठीक है, HF बॉन्ड है, आपको पता है F क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या हुआ, आपका डाइपोल क्रिएट हो गया है ना। एक्चुअली हुआ क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या डीलोकलाइजेशन हुआ। कहने का मतलब है सेपरेट आउट हो रहे हैं आपके चार्ज, माइनस वाले और पॉजिटिव वाले। सो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म आपकी बॉन्डेड स्टेट के लिए, अगर मैं खाली अकेला F बोलूँ ना, खाली अकेला फ्लोरीन, तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काउंट होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी है उस एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितनी पावर के साथ अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक, सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons towards itself, अपनी तरफ ये खींचेगा ना, towards itself in the bonded state, ये बहुत जरूरी है, in the bonded state। फाइन, अब ये आपकी कैसी वैल्यू है, रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि ये कंपैरेटिव वैल्यू है, कि आप किसी के साथ कंपेयर करते हुए कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वहाँ पे, या sp2 है, दोनों है तो कार्बन ही है ना, लेकिन दोनों के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिफरेंट है। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम के लिए फिक्स्ड नहीं है। क्या है, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव वाली आपकी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देते हैं, रिलेटिव क्वांटिटी है या रिलेटिव वैल्यू है। ठीक, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स निकाले कैलकुलेट करने के लिए, है ना, पॉलिंग स्केल निकाला, इस तरह से कई तरह के स्केल्स निकाले टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज, पर्टिकुलर आप जो भी एटम्स हैं उनकी। सो आपको कोई वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो कंपैरेटिव आएंगे, या तो फैक्टर्स इफेक्टिंग के अकॉर्डिंग आएंगे, या फिर आपके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आएंगे, या डायरेक्ट डेफिनेशन आएगी। बट अगर कोई आपसे डायरेक्टली वैल्यू पूछे तो वैल्यू वाली चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, सो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, फैक्टर्स देखिए क्या क्या होंगे। पहला फैक्टर तो आपको मैंने एग्जाम्पल जो लिया है यही नज़र आ रहा है ना। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि इसके पहले आप जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसका भी आपकी फैक्टर्स जो थे ना, वहाँ पे आप क्या देखते थे, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे एक्चुअली इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं है, आपको एक्सप्लेन भी साथ में करना है। जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन आपका sp3 वाला, कार्बन आपका sp2 वाला एंड कार्बन आपका sp वाला, तीन केस लिया हमने। इन तीनों में से आपके अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं, ये चीज़ एक्चुअली हमने आप लोगों ने शायद आई थिंक नहीं 10th में नहीं पढ़ी है। यस, 10th में आपको ये टॉपिक नहीं आया है, फाइन, ये आपका फर्स्ट टाइम ही आया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम इसको कैसे समझेंगे, कि बता मैं आपको देती हूँ कि सबसे ज़्यादा इसकी होगी,
ये वाला कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। अब क्यों होगा, परसेंटेज देखते हैं एस करेक्टर की, है ना। एस करेक्टर यहाँ पे कितना है 50%। यहाँ जैसे जैसे आप sp3 की तरफ जाते जा रहे हो, ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता जाता है, परसेंटेज एस करेक्टर रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो और आपको पता है कि s यानी ऑर्बिटल की बात करो या सबशेल वैसे हम ऑर्बिटल की ही बात करते हैं, s ऑर्बिटल आपका कहाँ होता है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास। s और p में s ज़्यादा पास है ना, तो जो चीज़ न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है अगर उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, है ना, किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में, कुछ भी, जो भी चीज़ आप कंसीडर करो, जैसे यहाँ तो एटम है, तो आप क्या कंसीडर करोगे कि s वाला पार्ट अगर उस एटम में ज़्यादा है तो नेचुरली उसके पास कैसी फोर्स होगी, खींचने की फोर्स ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। सो इसीलिए आपका यहाँ पे 50% करेक्टर था, उसके बाद और कम हुआ, उसके बाद और कम हुआ, 25% तक आ गया, यहाँ 33.3%, राइट। सो जैसे जैसे आप sp से sp3 की तरफ जा रहे हो, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कम होता जा रहा है एंड क्या कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। सो कार्बन इन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इन sp2 स्टेट देन फॉलोड बाय इन sp3 स्टेट, ठीक है। सो आपका ट्रेंड क्या होगा, sp वाला कार्बन सबसे ज़्यादा, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं, फिर sp2 वाला, फिर sp3 वाला। क्लियर हो गया, एक फैक्टर हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे दो फैक्टर्स और हैं, पहले वो कवर करते हैं, उसके बाद आगे कुछ और चीज़ें हमें ट्रेंड करना है एंड डिस्कस करना है, इसमें कई सारी चीज़ें। सिर्फ उसके बाद फिर आप आई होप इसमें एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी है कि यहाँ पे जो आपने हाइब्रिडाइजेशन करी ना, ये मैंने एग्जाम्पल खाली कार्बन का लिया है, बट यही सेम चीज़ आप किसी भी कंपाउंड में अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के आपके पास कंपाउंड्स आएंगे। क्लियर। सो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है या घट रही है, जो कि मैंने आपको यहाँ रीज़न दिया। ठीक। सो नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो एक आपका फैक्टर हो गया हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा क्या फैक्टर होगा आपका, वो पहला भी लिख ही देती हूँ मैं, एक्सप्लेन तो हमने कर दिया था बट अगेन मैंने बोर्ड रब किया तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी ना। हाइब्रिडाइजेशन एंड यस सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जांपल लेके ही मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल है आपका Fe+2 और Fe+3। आपके अकॉर्डिंग अगर वैसे आप सोचो तो क्या कौन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ पे बेस्ड है कि उस एलिमेंट या जो एटम है उसके पास ये पावर हो कि वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके। तो क्यों खींचेगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नेचुरली शॉर्ट होंगे तभी खींचेगा वो। अब इन दोनों के केस में अगर आप देखें, यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है यहाँ पे। यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करें प्रोटॉन नंबर के साथ यानी न्यूक्लियर चार्ज के साथ, तो सेम न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या बोलते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है या उस पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब कि उस न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा हुई ना। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि ये आपका आयरन का एक एलिमेंट है, दूसरा मैंने Fe+2 वाले केस में ले लिया, ठीक है। सपोज करो आयरन में आपका दोनों में एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा 26, ठीक है, लेकिन एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली कम है, एक में 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो वही 26 न्यूक्लियर चार्ज एक जगह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहा है, एक जगह कम इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पे उसकी पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो आप इस तरह से समझ लो या इस तरह से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो क्या बोलेंगे हम इसके लिए, जनरलाइज अगर हमें बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। ये मैंने आपको बनाया तो था कुछ बताने के लिए, बट मुझे लगा इसके बिना ज़्यादा ही बेटर समझ में आ रहा है। ओके, तीसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड। नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड। ठीक है, कैसे? अगर एक कार्बन मैं कंसीडर करूं 3 फ्लोरीन और 1 आयोडीन के साथ अटैच्ड है, और दूसरा कार्बन में 3 हाइड्रोजन 1 आयोडीन के साथ। अब आयोडीन तो सेम है, कार्बन भी सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है, एक जगह 3 फ्लोरीन है, एक जगह 3 हाइड्रोजन है। तो इसके साथ जो 3 फ्लोरीन होंगे वो अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज कहाँ होगी,
कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा कम वो भी मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जब हम बात करें तो क्या पॉजिटिव चार्ज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, है ना। तो फर्क पड़ गया ना आपका सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड का, कि जो आपके उस कंपाउंड में अगर किसी एक एटम की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करना चाह रहे हो, आसपास कैसे एटम्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि आपके सेंट्रल जिस एटम पे आप स्टडी कर रहे हो कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, वो आपके सराउंडिंग में जो एटम्स हैं उससे भी डिसाइड होती है। अगर सराउंडिंग में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे। तो जिस एटम को आप स्टडी कर रहे थे सेंट्रल एटम, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो कंपैरेटिवली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू, मतलब आप ये कह सकते हो कार्बन इन CF3I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन इन CH3I। 3 फैक्टर आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। हाइब्रिडाइजेशन वाला जिसमें हमने क्या किया था, sp देन sp2 देन sp3, s करेक्टर की बात की थी। ठीक है, फिर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड तीसरा केस कि अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो नेचुरली सेंट्रल मेटल जिसको आप सेंट्रल मेटल नहीं कहना चाहिए, सेंट्रल एटम जिसको आप डिस्कस कर रहे हो वो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे फैक्टर्स। अब मैं बात करूँ अगर ट्रेंड की। ठीक है, ट्रेंड इन जनरल देखो यहाँ पे, ट्रेंड से पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने कहा था ना ये रिलेटिव वैल्यू है, तो रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि ये कंपैरेटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, है ना, नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते एज सच। तो मैंने आपको बताया था कुछ अलग अलग स्केल्स दिए गए इसको मेजर करने के लिए। 3-4 स्केल्स के नाम बताती हूँ मैं। एक था आपका एलरेड स्केल, है ना, एक आपका मुलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल। तो ये कई सारे स्केल्स दिए। स्केल्स क्या है एक्चुअली, अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले दिए कि किसी एलिमेंट का या जो आप एटम स्टडी कर रहे हो उसकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। थी वो कंपैरेटिव ही, लेकिन एक फॉर्मूला जैसा दे दिया, एक आप ये कह सकते हो कि रिलेशन दे दिया जहां से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। ठीक है, बट इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो है पॉलिंग स्केल। वो अब तक यूज हो रहा है। तो पॉलिंग स्केल हम अब तक एक कह सकते हैं कि पैरामीटर मानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बेसिस पे आपको पता है हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स में कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन है। एंड उसके बाद क्या है, कौन है? ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है। इन 3 एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं। ओवरऑल हम फ्लोरीन के लिए कहते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वो एक्चुअली किसके बेसिस पे कहते हैं? वो आपकी जो वैल्यूज़ हैं जो आप स्टडी कर रहे हो वो पॉलिंग स्केल के बेसिस पे कहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार आपके इसी तरह से ना स्केल्स की 4 ऑप्शन आ जाते हैं MCQs में। तो आपको पता होना चाहिए मोस्ट वाइडली यूज्ड आपका स्केल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है पॉलिंग स्केल। ठीक, ओके। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट? ट्रेंड्स हम वैसे ही करेंगे जैसे हम बाकी सब में करते आए हैं, along the period and down the group। along the period देखो बड़ा आसान है। जब हम बोल ही रहे हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब फ्लोरीन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं और नाइट्रोजन को बोलते हैं, है ना। सो इट मीन्स जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर, सिंपल, याद रखो ये तो आई थिंक याद रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। और फ्लोरीन हमने कहा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी पॉलिंग स्केल पे देखो क्या वैल्यू है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ई नेगेटिव, ऊपर ना इलेक्ट्रॉन का वो लिख दिया एंड नेगेटिव साइन लिख दिया ये। ठीक, ओके। इसकी वैल्यू है पॉलिंग स्केल पे 4। इन केस अगर कहीं पूछ लिया जाए तो आपको पता हो 4। एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका कौन सा है बता देती हूँ, बट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलो या एलिमेंट बोलो, एलिमेंट आएगा सीजियम, CS। ये मैंने आपको क्या बताया था साथ में, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जाहिर सी बात है अगर सबसे कम है तो उसका अपोजिट सबसे ज़्यादा होगा ना। तो ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब वैसे
अगर आप ये खाली रो के लिए नहीं, ये तो हम कंबाइंड करके बता रहे हैं पीरियड और ग्रुप दोनों के लिए। अब अगर हम कहेंगे डाउन द ग्रुप इसका अपोजिट होगा। अलोंग द पीरियड आपका इंक्रीज हो रहा था, अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा था ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी। तभी तो आपका, अगर आप ये सीजियम सबसे नीचे ही है ना, एक तो आपका डाउन द ग्रुप नीचे आता है तो सबसे नीचे है, एंड अलोंग द पीरियड के हिसाब से भी सबसे मतलब आप लोएस्ट वैल्यू इसकी होगी। सो दोनों को ध्यान में रखते हुए कहा गया इसकी सबसे कम वैल्यू, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा वैल्यू। ये हो गई ट्रेंड की बात। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि कहाँ यूज़ होता है। अब आप देखिए, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा वो वहाँ पे आपका नॉन मेटालिक नेचर ज़्यादा होगा। अब आप ये सोचो, पीरियोडिक टेबल की जब हम बात कर रहे हैं ना, इस तरह से इन जनरल अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे है ना आपका BCNOF, तो यानी NOF तीनों उस साइड हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, हमने क्या कहा था, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता जा रहा है। आपने अगर ट्रेंड ध्यान दिया हो, नॉन मेटालिक नेचर भी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इंक्रीज होता है। सो हम क्या कह सकते हैं, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, क्या चीज़ बढ़ रही है, नॉन मेटालिक नेचर। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। या अगर इसका अपोजिट करें हम कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जा रही है तो वो क्या होगा, उसमें मेटालिक नेचर आपका उसका चेंज आ जाएगा। जैसे इसका अपोजिट अगर करना चाहो, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, तो क्या बोलोगे, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेज या फिर मेटालिक नेचर इंक्रीजेज। मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए, नॉन मेटालिक के साथ भी एंड मेटालिक के साथ भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोरिलेट कर रहे हैं विद रेफरेंस टू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। ठीक है, आप ओवरऑल ऐसे ट्रेंड भी अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो उससे भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि नॉन मेटालिक मेटालिक नेचर कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। क्लियर? ओके, ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद दूसरा आपका एक पॉइंट आता है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, वो भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। पोलैरिटी की बात, मतलब पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। नॉन पोलर का मतलब क्या है, जहां पोलैरिटी नहीं है, जहां पोल्स क्रिएट नहीं है। पोल्स कहाँ क्रिएट नहीं होंगे, एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होगी, तभी पोल्स नहीं क्रिएट होंगे ना। अदरवाइज तो नेचुरली आपके पोल्स क्रिएट होंगे। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिफरेंट है तो पोल्स क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होगा वहां पे, डाइपोल, उसका अपना एक डाइपोल मूवमेंट होगा एंड वो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, पोलर मतलब जिसके पास पोल्स हैं, नॉन पोलर मतलब जहाँ पे कोई पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जहाँ चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। जैसे सपोज करो H2 है, Cl2 है, दोनों सेम है, दोनों Cl सेम है, तो जब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, आयनिक नेचर कहीं आया ही नहीं, वो आयंस या वो जो आप चार्ज की बात कर रहे हो, पार्शियल चार्ज कैसे सेपरेट आउट होंगे। जो आप पार्शियल चार्ज दिखाते हो ना, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ अगर HF का एग्जाम्पल अगर लूँ, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ आपका दोनों मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल में चार्जेस क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो रहे हैं, पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की उसका डिफरेंस ही नहीं है। तो हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कोरिलेट कर सकते हैं पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ कि व्हेन देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर एंड इफ देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है ना। सो आई होप चाहे उसको मॉलिक्यूल की बात करो चाहे बॉन्ड्स के साथ को रिलेट करो। सो मुझे लगता है ट्रेंड सारा आपको इसका क्लियर हो गया, एप्लीकेशंस क्लियर हो गई। अब जो हमें करना है वो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा डिस्कस करना है, वैलेंसी एंड ऑल, है ना, वो भी आपकी इसी पीरियोडिक टेबल की रिगार्डिंग ही आती है, वो करेंगे हम एंड देन कुछ क्वेश्चंस ओवरऑल पूरे चैप्टर से। डिफरेंस करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड स्टेट। हमने कहा था डेफिनेशन, अगर मैं कहूँगी कि ये आपकी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को कितनी आसानी से शेयर कर सकता है, यहाँ तो मैं फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन ही लिख दे रही हूँ, सॉरी फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन ही लिख दे रही हूँ, ठीक, ये यहाँ भी एंड यहाँ भी सेम डेफिनेशन से आएंगी कि ये है आपका टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट।
और ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, अगर हम कंपेयर करेंगे इनको तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, एंड ये किसकी है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड स्टेट, मतलब जहां पे आपका बॉन्ड बना होगा। क्लियर, ठीक है। तीसरा पॉइंट इनकी मेजरमेंट का, कैसी मेजरमेंट, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम मेजर कर सकते हैं, है ना, बट उसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, या इट कैन बी मेजर्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप। एंड दूसरी साइड आपका आ जाएगा इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ये आपकी रिलेटिव वैल्यू है ना, कैन नॉट बी, कांट बी मेजर्ड। और क्या डिफरेंस हो सकता है देखिए इसमें, अगर मैं एक और बात बोलूं, यस, हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वैल्यू इज कांस्टेंट, कह सकते हैं ना, वैल्यू इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली हमें पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका अगर एफ के लिए, मतलब एक फ्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाह रहे हो तो क्या वैल्यू है, एफ नेगेटिव में ऐड करवाओगे तो क्या वैल्यू है, सो ये वैल्यूज की यहाँ पे इस केस में क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, देन यहाँ पे क्या होगा, नॉट कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू कैसी है, रिलेटिव, है ना भाई, कंपैरेटिव। उसके बाद उसके तीन फैक्टर्स हैं कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, आसपास के सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो रहे हैं, तो ये वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, सो इट मीन्स उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अब इसके अलावा क्या कोई और डिफरेंस है जो हम कह सकते हैं, यस, एक और डिफरेंस हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, इसका ट्रेंड। ट्रेंड की अगर हम बात करें, दोनों में से किसका ट्रेंड रेगुलर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, रेगुलर ट्रेंड, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में रेगुलरिटीज नहीं थी, आपको ध्यान हो हमने कुछ एक्सेप्शंस भी की थी, तो हम क्या बोलेंगे, इररेगुलर ट्रेंड, साथ में लिख देना बेशक, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। ये डिफरेंस काफ़ी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। एक ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है, एंड पिछले टॉपिक में जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किया था तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको और इसको लेके भी साथ में कि इनका क्या रिलेशन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो अब लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का वो करते हैं, एंड देन अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस टाइप। ओके, एक और चीज़ है जो हमें स्टडी करनी है, वैलेंसी या वैलेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। पहले तो देखो, वैलेंस शेल किसे कहते हैं हम, आउटर मोस्ट शेल को, है ना, आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वैलेंस ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है वैलेंसी की, वैलेंसी है क्या चीज़। नॉर्मली हम वैलेंसी पता है क्या बोल देते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, ऐसे भी कह देते हैं। आप लोग ने छोटी क्लास में, मतलब 9th-10th में यही पढ़ा होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, राइट। ओके, सो अगर मैं बात करूं ग्रुप वाइज, है ना, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप्स ले लेते हैं पहले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक, एंड नो नॉट एग्जैक्टली थर्ड, 13th, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद 13 वाला जो है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी बोरोन से लेके नोबल गैसेस वाला। इसमें आपकी वैलेंसी देखो कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे आपका वैलेंसी का क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ना, तो आप अगर ध्यान दो, वैलेंसी आपकी, ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहले मैं वो लिखती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे 1, 2, चेक करते जाना, NS1, NS2 यही आते हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाता है NS2, NP1, ठीक है। सो इसका मतलब 3 हुए, क्योंकि दोनों ही N है। फिर यहाँ 4, देन 5, 6, 7, 8, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी का मतलब हमने कह दिया कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये हो इसका 1, 2, 3, 4 तक तो बढ़ता है कि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये चीज़ ना एक्चुअली S एंड P ब्लॉक के लिए है, मतलब मैं मेंशन कर देती हूँ, इट इज़ फॉर S एंड P ब्लॉक, कि आपकी वैलेंसी क्या आती है, वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो होंगे या फिर और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, चलो अभी देखते हैं कि कैसे 8 माइनस हुए। यहाँ पे आपका NS1 था तो
1 आ गया, यहाँ पे NS2 था 2 आ गया, यहाँ पे आपका क्या था NS3, तो आप NS2 एंड NP1, सो आपने 3 किया, यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद आपका देखो 5 जब इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाते हैं तब आप क्या करते हो, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 8 में से माइनस करके ये अगेन यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, तभी तो हम कहते हैं नोबल गैसेस कंबाइन नहीं करती। सो अगर आप ट्रेंड देखो, कैसे ट्रेंड है ये, अलोंग द पीरियड वैलेंसी का ट्रेंड क्या हुआ, इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, यही हुआ ना, फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4 एंड देन डिक्रीजेस। तो आपको वैलेंसी क्या चीज है, वैलेंसी का ट्रेंड ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रुप में, यानी कि सेम, अगर मैं एग्जांपल ले लूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, तो नेचुरली आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, तो इसका मतलब वैलेंसी भी सेम होती है। ठीक है, वैलेंसी आपकी सेम होती है डाउन द ग्रुप, कोई ट्रेंड शो नहीं करेगी। क्लियर, तो ये थे हमारे। अब उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स थे एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताने वाली थी। यस, एक था आपका एक पॉइंट आता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप कैसा है या क्या है, मैं एग्जाम्पल लेके बताते हैं, इसको पहले हम रब कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डायगोनल रिलेशनशिप। नाम से पता लग रहा होगा वैसे। अच्छा, एस एंड पी ब्लॉक के लिए तो मैंने आपको ये वैलेंसी वाली चीज बताई, डी एंड एफ में वेरिएबल है ना, आपको भी पता है डी एंड एफ में वैलेंसी काफी वेरी करती रहती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती रहती हैं। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई है तो अब प्रेजेंट के टाइम में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी वो है जो आपका एलिमेंट के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो कभी कभार ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी दोनों में कंफ्यूजन जैसी होती है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है या सेम है, फाइन। सो बट हम डिफाइन दोनों को डिफरेंटली करते हैं। ओके, मैं बात कर रही थी डायगोनल रिलेशनशिप की। आपके सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब डायगोनली किसके साथ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट्स लिखती हूं मैं, देखो BCNOF NE, then Na Mg Al Si PSClAr। सेकेंड थर्ड पीरियड लिख दिया मैंने आपका। यस, लिथियम शो करता है मैग्नीशियम की जैसी कुछ प्रॉपर्टीज, बेरिलियम एल्यूमिनियम के जैसी। ठीक है, ये इन दो केसेस में ज्यादा है। ये क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, एक्चुअली जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं या इसकी आप कह सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज की रिगार्डिंग ही, वो डायगोनली इसके जैसा शो करेगा, ऐसे ही यहाँ पे है। इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स डायगोनली अपोजिट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। एंड वैसे भी अगर हम नोटिस करें तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज या आप ये कह सकते हो डिफरेंट शो करते हैं। जैसे बाकी आपके आयनिक शो करेंगे नीचे वाले, तो ये थोड़ा कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है, या आपके रिड्यूसिंग नेचर इसका डिफरेंट होगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, वो आपके सेकेंड पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं सबको लेके। आपने ध्यान भी दिया होगा, यहाँ पे भी हमने कई सारी एक्सेप्शंस पढ़ी है ना ट्रेंड के दौरान। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं? एक तो है स्मॉल साइज, इनके साइज बहुत छोटे होते हैं, है ना। फिर चार्ज टू रेडियस रेशियो, चार्ज टू रेडियस रेशियो, इसके कारण, एक सेकेंड में इसको रब कर लूँ, सो दैट स्मॉल साइज हो गया, ठीक, देन चार्ज टू रेडियस रेशियो हो गया, और उसके अलावा आपकी यस डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट डिफरेंटली बिहेव करते हैं इन कंपैरिजन या इन रिस्पेक्टिवली टू देयर अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, है ना। एक ग्रुप में जैसे सपोज करो हम ग्रुप वाइज कह रहे हैं ना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, साइज बहुत छोटा है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, है ना, तो बॉन्डिंग उस तरह से नहीं करेंगे, या आपका रेशियो आपकी जो है चार्ज और रेडियस की वो ऐसी है, साइज छोटा है तो नेचुरली वो रेशियो भी वेरी करेगी उसकी वजह से। सो इनकी वजह से ये डिफरेंट सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं एंड डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं। अब एक चीज़ और आती है जो मुझे आपको बताना था, व्हाट वाज दैट, समथिंग मिसिंग।
याद नहीं आ रहा, आई थिंक शायद यही पॉइंट था जो मुझे आपको डिस्कस करना था। वैलेंसी हमने डिस्कस कर ली। ओवरऑल अगर हम वैसे डिस्कस करें पीरियोडिक टेबल में, ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही। एटॉमिक साइज लेफ्ट साइड से राइट साइड क्या हो रहा है, चलो इसे ड्रॉ करके ही डिस्कस करते हैं, रिवाइज हो जाएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल अगर हमें एक साथ करना हो तो अलोंग द पीरियड आपका क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमने क्या करी थी, एक एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं साथ में। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज दोनों जगह कर ली, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अगली प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन, अगर ये साइज रिड्यूस हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और यहाँ क्या होगी, अपोजिट डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ई लिख दिया मैंने, या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंबल लिख लो। यहाँ इस साइड जाते जाते कैसे होती जा रही है, याद करो, मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मोर नेगेटिव। अच्छा डाउन द ग्रुप क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव। ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब और कौन सी प्रॉपर्टीज रह गई, नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उप्स, चौक खत्म हो गया, वेट अ सेकेंड, मैं चौक ले लेती हूँ, क्योंकि बिना चौक के हम कैसे पढ़ेंगे। चार प्रॉपर्टीज की थी ना हमने किया एटॉमिक साइज किया यानी कि रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया, और उसके बाद हमें अगली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड क्या है, इंक्रीज हो रही है, तभी तो आपका फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां इंक्रीज हो रही थी, यहाँ डिक्रीज। ये पढ़ा आपने। और क्या पढ़ा था, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर इधर जाते जाते एक ही बात कर लो, नॉन मेटालिक कह दो, या मेरे ख्याल से तो शायद नॉन मेटालिक खाली कर लेते हैं हम यहाँ पे। नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, और यहाँ पे क्या जाएगा, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है। अगर किसी को दोनों करना है तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस एंड मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, और यहाँ पे क्या कह देंगे, मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस। क्लियर। सो आई होप ये पूरा पीरियोडिक टेबल हमने कंबाइन करके, क्लब करके पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ लास्ट फ्यू प्रॉपर्टीज कह लो, या कुछ एक्सेप्शंस जैसे होती है ना, कुछ पॉइंट्स। अदरवाइज आपके इस चैप्टर में जितना पूरा ओवरऑल टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट था वो हम सारा कुछ स्टडी कर चुके हैं। एक आपकी केमिकल रिएक्टिविटी वाली जो चीज़ है, मतलब पॉइंट आप कह सकते हो, वो डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी कई बार पूछ लिया जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो आप एलिमेंट पढ़ रहे हो, एटम पढ़ रहे हो, वो कितना इजीली रिएक्ट कर रहा है ना। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा एक्सट्रीम राइट में, मतलब एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट में, दो जगह आप जब देखोगे, एक जगह आपका नॉन मेटालिक नेचर बहुत ज़्यादा है, एक जगह आपका मेटालिक नेचर बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली मेटालिक नेचर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। एंड नॉन मेटालिक नेचर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी है किस चीज़ पे बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट कर रहे हैं या तो लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, इसी चीज़ पे बेस्ड है ना, या शेयरिंग में जा रहे हैं। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट में हमारी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट हाईएस्ट। रीज़न पूछ लेते हैं, ठीक है। और बाकी इसको कोरिलेट करके पूछ लिया जाता है मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर के साथ, तो आई होप आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो जितनी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, जितना जो कुछ था, मैंने सारा कुछ ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी मेन एक चीज़ अब रह गई है क्वेश्चंस। वैसे तो हमने साथ के साथ एक्सेप्शंस जितनी हैं वो डिस्कस की हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस वाली चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने साथ में डिस्कस किया। हो सकता है किसी मतलब कोई एलिमेंट दे दिया आपका, सपोज करो नियॉन दे दिया और कह दिया इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ लिखो, कोई दो कोई एक, तो आपने इसका इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं एंड इसके आसपास के जो भी एलिमेंट हैं उसको कैटायन या एनायन बना के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कैलकुलेट कर देनी। जैसे यहाँ पे क्या है 10 है ना, तो 10 आप क्या कर सकते हो, या तो Na+ हो या इसके जस्ट पहले वाला फ्लोरीन F-, ठीक है। ये दोनों इसकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे एल्यूमिनियम एंड सल्फर, ये दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसका अगर कंपाउंड बनाना होगा तो क्या बनेगा।
ये चीज़ तो आपने पहले भी की हुई है 9th या 10th में। आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे वैलेंसी को लेके, ठीक है। यहाँ भी करेंगे। ये आपका ग्रुप 13 का है, इसमें चेक ऐसे ही करते हैं। ग्रुप 13 का है तो इसकी वैलेंसी 3 हुई, है ना। ओके, ये आपका ग्रुप किसका है, ऑक्सीजन वाली फैमिली का, 16 का, इसकी वैलेंसी हुई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया फॉर्मूला, Al2S3। ठीक, एक क्वेश्चन और करें। कैल्शियम एंड आयोडीन, कैल्शियम का 2 वैलेंसी, ग्रुप 2 का है, एंड आयोडीन की 1 वैलेंसी, ग्रुप 17, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा सॉरी हमारा कंपाउंड आ गया CaI2। तो ये चीज़ भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर ऐसे पूछे जाते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द, सपोज करो ग्रुप पूछ लिया जाए, आइडेंटिफाई द ग्रुप विच कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल। इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो आपको कैलकुलेट करना है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स कब आ रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली NH2 NP3 ठीक है। तो आप इस तरह से जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कह रखे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक। और पूछ लिया क्या जाता है, ग्रुप वाइज इस तरह से कोई भी चीज़ पूछ ली जाती है कि कोई ऐसा ग्रुप बताइए जहाँ पे वैलेंसी ये हो, कोई ऐसा ग्रुप बताइए या पीरियड बताइए जहाँ पे ये चीज़ हो। तो इन सारी चीज़ों को, यानी कि ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल को क्लब करके क्वेश्चंस आते हैं, या फिर एक्सेप्शंस या जितने क्वेश्चंस हमने साइड बाय साइड बीच में डिस्कस करते आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आपने लाइटली नहीं लेना है। इस पे बेस है आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर एज वेल एज चैप्टर। हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना होगा, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से, ये वाला चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड जितने चैप्टर्स आपके जैसे जैसे होते जा रहे हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए, कमेंट सेक्शन में नीचे बताते जाइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ, या आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। सो आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स। एंड इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऑब्वियसली यार रोज़ कहना पड़ता है, क्योंकि लगता है कि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक्स करेंगे, उतना ज़्यादा हमें और मोटिवेशन मिलेगी काम करने की। फाइन, सो बाय, टेक केयर।